अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं एक दिलचस्प खबर से जो सियासी भी है और जिस पर सियासी हंगामा और बवाल भी होने जा रहा है। खबर है बिहार में मटन पार्टी पर बवाल मचा है। आपको याद होगा अगस्त 2023 में सावन का ही महीना था और राहुल गांधी और लालू यादव मटन बना रहे थे। इस मटन और वो भी सावन के महीने में बनाने पर बहुत फजीयत हुई और दोनों को घेरा गया कि सावन में मटन बना रहे। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद तेजस्वी की तस्वीर 2024 में चुनाव के दौरान आई। लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे और नवरात्रि में मच्छी खा रहे थे। मच्छी भात की तस्वीरें भी साझा कर रहे थे। उसके बाद तेजस्वी भी घेर लिए गए और सवाल उठे नवरात्रा में कैसे मच्छी खा रहे हैं। अब अगली तस्वीर देखिए। बिहार से तस्वीर है। किशनगंज में पीके प्रशांत किशोर की सभा में बिरयानी पर मार हो गई। सावन में बिरयानी बटी और उसके बाद लूटमार मच गई बिरयानी पर। अब एक तस्वीर जो आई है उस पर हंगामा बढ़ गया है। अगली तस्वीर देखिए। यह लल्लन सिंह ने मटन की दावत दी और मटन की दावत वो भी सावन के महीने में बवाल होना तय था। नीतीश के करीबी लल्लन सिंह देख रहे हैं, मंत्री भी हैं। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। यह है मटन की दावत लल्लन सिंह की पार्टी में और देखिए पुलिस वाले भी बैठे हैं, मटन भात खा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं लखीसराय की तस्वीर है। खचाखच भरी भीड़ है और मटन पार्टी चल रही है। अब इस पर आरजेडी और कांग्रेस सवाल पूछ रहे हैं। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो। आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। कौन मटन पार्टी करता है, कौन चिकन पार्टी करता है। सावन में यही सभी लोग काम करता है। आज झूठ उठ कर राम जी को आगे करता है। राम जी के मूर्ति के पीछे मुर्गा खाता है। सब बिहार में अपराधी मस्त हैं और पुलिस मटन खाने में व्यस्त है। बिहार में चुनाव से पहले मटन पर सियासी मारामारी मची हुई है। प्रशांत किशोर की बिरयानी पार्टी के बाद अब केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह की मटन पार्टी पर बवाल हो गया है। चुनाव से पहले सावन के महीने में लल्लन सिंह ने मटन की पार्टी दे दी। लालू राहुल को सावन में मटन पार्टी पर घेरने वाली जेडीयू अब बैकफुट पर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे। इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। पार्टी में मटन खाने का मतलब वोट की गारंटी नहीं है। सिर्फ मटन खाना, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसको। सिर्फ मटन खाना, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसको। सिर्फ मटन खाना, चुनाव में वोट नहीं देंगे उसको। तो आप सुन रहे हैं वो शख्स कह रहा है मटन जरूर खा रहा हूं लेकिन वोट नहीं दूंगा। और ये तस्वीर देखने के बाद देखिए रोहिणी आचार्य लालू की सुपुत्री ने ट्वीट किया और लिखा कथनी करनी में अंतर है, ये है जहरीले मंत्र फूंकने वाले। तो सियासी बवाल हो गया है मटन पार्टी को लेकर। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और लालू यादव की मटन पार्टी पर बवाल हो चुका है। एक ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लालू यादव और राहुल मीसा भारती के घर में मटन बना रहे थे सावन में, और एक ये तस्वीर आ गई।
लखीसराय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कार्यक्रम था। मुंगेर से जेडीयू सांसद ने मटन पार्टी का आयोजन किया। समर्थकों कार्यकर्ताओं को मटन भात का न्योता दिया। 472 करोड़ रुपए की योजना के शिलान्यास के मौके पर मंत्री जी पहुंचे थे। ललन सिंह की रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मंत्री जी यहां रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। खुद मंच से ललन सिंह ने खाने को लेकर ऐलान किया, सावन वाला भोजन भी है और जो सावन नहीं मान रहे हैं उनके लिए भी यहां इंतजाम किया गया है। मटन पार्टी में टेबल कुर्सी के साथ भोजन की पूरी व्यवस्था थी। भारी भीड़ की वजह से कार्यक्रम में अफरा तफरी भी मची थी। वैसे ललन सिंह मटन पार्टी के लिए जाने जाते हैं। मुंगेर में जेडीयू समर्थक कार्यकर्ताओं को मटन पार्टी देते हैं। सावन के महीने में मटन पार्टी पर घमासान तेज हो गया। रोहिणी आचार्य लालू की बेटी ने जेडीयू पर निशाना साधा है। रोहिणी ने इसे जेडीयू का दोहरा चरित्र बताया। कहा, ढोंग रच रच ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। कथनी करनी में अंतर इनके, ये हैं जहरीले मंत्र फूकने वाले। ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं। असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। दरअसल बिहार में मटन पर पहले भी ये सियासत हो चुकी है। सावन महीने में दिल्ली में लालू ने चंपारण मटन बनाया था। मीसा भारती के घर राहुल लालू ने मटन खाया, तब बीजेपी ने इस पर कांग्रेस और आरजेडी को घेरा था। अब गेंद दूसरे पाले में आ गई है। सुनिए जरा ललन सिंह क्या कह रहे हैं। बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज ये सावन नहीं मनावा हो करो है। दूसरे के खान पान पर तो बहुत नज़र रखते हैं, सवाल खड़े करते हैं। श्री राहुल गांधी जी आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ आए थे खाने के लिए। श्री तेजस्वी जी ने मछली खाकर फोटो दिया था तो हाय तौबा मचा रहे थे। और आज क्या हो रहा है, यही इनका दोहरा चरित्र है। ये ढोंगी लोग, पाखंडी लोग हैं। ये पर्दे के पीछे कुछ करते हैं, जनता को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो एक्सपोज हो गए। ये बताएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मटन पार्टी, आपके कैबिनेट में माननीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से, वो सावन महीने में मटन पार्टी कर रहे थे। इसे किस धर्म से जोड़ा जाए और क्या कहा जाए? देश में मटन और मुजफ्फर पर सबसे ज्यादा अगर किसी को ज्ञान है और ज्ञानवर्धन तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। अब वो अपने इलाके के सांसद से पूछे कि सावन में मटन खाना वाजिब है कि नहीं, तब सनातन का संरक्षण हो रहा है कि सनातन का विकास हो रहा है, ये तो अपने लोगों से वो सवाल करें। अब देखिए, एक तरफ बिहार में मटन मुफ्त मिल रहा है, दूसरी तरफ अब मुफ्त बिजली भी मिलने वाली है। चुनाव से पहले लोगों के लिए अच्छी खबर है। चुनाव बिहार में इसी साल है और बिजली मुफ्त भी चुनाव से पहले मिल जाएगी। फ्री बिजली, जैसे दिल्ली वालों को मिलती है फ्री बिजली। बिहार में वोटिंग से 4 महीने पहले नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे 1 करोड़ 67 लाख परिवारों का लाभ होगा। 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, यानी अगले महीने से ही। जुलाई महीने के बिल पर भी लोगों को फायदा मिलने वाला है। सभी घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली मुफ्त। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने 8 बड़े फैसले किए। 1.5 साल में 1 करोड़ नौकरी देगी बिहार सरकार। 1 करोड़ नौकरी 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नई नौकरियों का टारगेट है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति रोजगार के मौके को लेकर सरकार को सलाह देगी। 8000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाए जाएंगे। इससे गरीब परिवारों को की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा मिलेगी। पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराने का फैसला लिया है और इसका नाम विवाह मंडपम योजना दिया गया है। इसके लिए सरकार ने 40 अरब 26 करोड़ के फंड को मंजूरी दी है। सुनिए जरा इस पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। यही नीतीश कुमार जी बयान देते थे कि मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। तेजस्वी बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देगा, तो आज नकलची सरकार ने नकल की। इनके पास अपना रोड मैप विजन तो है नहीं, कुछ उपलब्धि है नहीं। 125 यूनिट तक 1 करोड़ 82 लाख परिवार मैंने बताया आपको, जिसमें से 1 करोड़ 67 लाख ऐसे लोग हैं जो 125 यूनिट ही यूज करते हैं। तो 1 करोड़ 67 लाख लोगों को कोई बिजली बिल देने की जरूरत ही नहीं। कोई भी उपभोक्ता हो, डोमेस्टिक यूज करने वाले, उनके लिए ये
गोल्डन अपॉर्चुनिटी का समय। 50% का सब्सिडी पहले से दे दी है 1 किलोवाट लगाने के लिए, और इसमें भी हम प्रावधान करेंगे जिससे कि उनको लाभ मिले और ये 25 वर्षों तक सोलर यूनिट से आप बिजली का पूर्ण रूप से बिजली से छुटकारा पा सकते हैं। तो हाल ये है कि बिजली मुफ्त है, कुछ लोग मटन खाने में व्यस्त हैं और अपराधी अपराध करने में मस्त हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये बिहार की है, बिहार का पारस हॉस्पिटल है। ये अच्छा खासा मशहूर बड़ा अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर दिन दहाड़े अपराधी घुस गए। अगली तस्वीर देखिए, ये देख रहे हैं, एक चलने का कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस से आपको लगेगा कि ये अस्पताल के अंदर घुस रहा है। न केवल घुस रहा है बल्कि देखिए चलने का स्टाइल देखिए जरा, एक हाथ सीधा हाथ पिस्टल पर रखा है और अस्पताल के अंदर घुसता है। ये देखिए बिहार की तस्वीर है, ये पिस्टल लोड किया है और उसके बाद आईसीयू में घुसा है। पीछे 4 गुर्गे और हैं। आईसीयू का गेट खोला है, ये अंदर घुसा, देखिए गेट खोल के 209 लिखा है कमरे पर आईसीयू पे। एक घुसा बंदूक लेकर, ये दूसरा अंदर गया है, तीसरा पीछे से अंदर गया। ये देखिए 4 अंदर चले गए, 5वां भी पिस्टल लोड करके अंदर घुसा है और अब जो अंदर था उस पर गोलियों की बरसात। पूरे इत्मीनान से जो 5वां है, पहले वो भागा, पिस्टल पीछे रखी उसने, चौथा भागा, उसके पीछे तीसरा भागा और ये दूसरे नंबर वाला भागा, लेकिन 5वां अभी नहीं निकला है। वो इत्मीनान से आईसीयू में ये कंफर्म कर लेना चाहता था कि जिसे मारने आए थे वो मर गया है। उसके बाद देखिए गेट खोला, देखिए निकाल रहा है। पिस्टल है सर, पिस्टल है ना? 3 है, 1 2 3 4 सबके पास पिस्टल। हाँ रमेश, 5 के पास सर। नहीं हम तो नहीं किए, आप ही बताए ना। अच्छा ठीक है हम बात करते हैं। सिंगर से तो बता दीजिए। उसके बाद देखिए जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम है चंदन मिश्रा। ये गैंगस्टर है। चंदन मिश्रा ही आईसीयू में एडमिट था। चंदन मिश्रा जेल में था, उम्र कैद की सजा काट रहा था और पैरोल पर पहुंचा था अस्पताल। इसे आए अपराधी मार कर चले गए दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर। उसके बाद चंदन मिश्रा के करीबी पहुंचे अस्पताल। देखिए अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, ये चंदन मिश्रा के समर्थक थे। अब आपको बताऊं कि आखिर बिहार में इस घटना के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार और उनके प्रशासन पर। पटना के पारस अस्पताल में अपराधियों ने तांडव मचाया। अपराधियों ने पारस अस्पताल में घुसकर गोली मारी। 5 अपराधी हाथों में पिस्टल लेकर अस्पताल में घुसे। इमरजेंसी गेट से लेकर आईसीयू तक बेरोक-टोक चले आए। अस्पताल में इलाज करा रहे गैंगस्टर को गोली मार दी। फिल्मी स्टाइल में इस घटना को अंजाम दिया गया। 5 में से 4 अपराधियों ने टोपी पहन रखी थी। किसी हमलावर ने अपना चेहरा नहीं ढका था। आरोपी चंदन मिश्रा के वार्ड में हमलावर पहुंचे, आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हुए। अपराधियों ने कमरे में पिस्टल निकाली और आईसीयू में भर्ती गैंगस्टर को गोली मार दी। 30 सेकंड बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। पटना में दिन दहाड़े मर्डर से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं। जिसे गोली मारी गई वो सजा काट रहा था और पैरोल पर इलाज कराने आया था। चंदन मिश्रा बक्सर जिले का बड़ा गैंगस्टर है। उस पर 10 से ज्यादा हत्या के आरोप हैं। लूट और अपहरण के साथ फिरौती के केस दर्ज है। वो कई शहरों में ऐलान कर मर्डर कर चुका था। बक्सर के ही चूना व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। रंगदारी ना देने पर ऐलान किया था
कल मारेंगे। चंदन मिश्रा अभी बेऊर जेल में बंद था, पैरोल पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था और पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर में वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन अस्पताल से लेकर जेल प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं। सुनिए जरा, अब ताज्जुब तब होगा जब बिहार में अपराध बढ़ रहा है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है और एडीजी साहब कह रहे हैं कि मई जून में इस तरह की हत्याएं होती हैं। सुनिए। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए। छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग, जब मरना ही है, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले ही सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले गए। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई है। तो आइए अब आपको बताऊं, एडीजी साहब घिर गए इस बयान के बाद, जब बिहार में हर रोज अपराध की घटनाएं आ रही हैं और एडीजी साहब कह रहे हैं अपराध तो मई जून में बढ़ जाता है। देखिए जरा वजह क्या बता रहे हैं, मई जून में क्यों बढ़ जाता है। अप्रैल में बिहार के एडीजी बढ़ते अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती हैं, तब तक जब तक बरसात नहीं होती है तब तक यह सिलसिला जारी रहता है। और कुंदन कृष्णन बिहार के तेज तर्रार आईपीएस हैं, 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अफसर हैं, बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। कुंदन कृष्णन सख्त पुलिसिंग और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर फेमस हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन को गिरफ्तार कर इन्होंने तहलका मचाया था, तब कुंदन कृष्णन पटना सिटी एसपी पद पर तैनात थे। कुंदन कृष्णन जाबाज पुलिस अधिकारियों में शुमार है, लेकिन उनके बेतुके बयान ने विपक्ष को मौका दे दिया है। सुनिए जरा, पहले ही नीतीश कुमार सवालों में है कि बिहार में सुशासन बाबू के राज में भी जंगल राज दिख रहा है, अब एडीजी का ये बेतुका बयान सुनिए सियासतदानों। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अपू जी गैंगवार का अंदेशा बताया जा रहा है। गैंगवार लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। और बोला माफिया, अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी, और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी, एक मिश्रा जी की हत्या कर दी, एक वकील की हत्या कर दी, एक किसान नेता की हत्या कर दी। भैया आप क्या बचा? अब कुछ है? आप सुरक्षित हैं? आपको लग रहा है कि हमारा परिवार, आपका परिवार सुरक्षित है? क्या मांग करेंगे आप? क्या करेंगे अब सर? पप्पू सब जब नीतीश कुमार की अब सरकारें नहीं बची तो हम तो राष्ट्रपति शासन चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब शासन नहीं चला रहे। नीतीश जी की सरकार बचती तो हम राष्ट्रपति शासन नहीं था। इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी पूरी जांच तहकीकात होगी और कोई बचेगा नहीं अपराधी। सरकार संकल्पित है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि पाताल से भी ढूंढ के अपराधी को ठोकेंगे। बिहार में गुंडा राज कायम हो गया, अपराधियों को कोई भय नहीं रहा पुलिस प्रशासन का। जब सत्ता संरक्षित अपराध, इसी को कहते हैं कि अपराधियों का किस तरह मनोबल बढ़ा हुआ है। तेजस्वी यादव जी लगातार सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सरकार बिहार की चुप है, कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। भुला गए क्या अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे।
ये क्राइम है, तो आपसे विवाद है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। ये अपराधी पूरी तरीके से तांडव मचा रहे हैं, मैं खुल कर के बोल रहा हूँ, और इस सरकार बेलगाम हो चुकी है। और अभी देख लीजिए किस तरीके से इन दरिंदों का किस तरीके से अस्पताल में घुस करके और इस तरीके का क्राइम को अंजाम देने का काम हुआ है। तो प्रशासन और शासन जो चला रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो उनसे अब शासन चलने वाला है नहीं। आइए बिहार के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, छांगुर पर ईडी का शिकंजा, छांगुर बाबा पर ईडी का शिकंजा। लेकिन कई बाबा सुर्खियों में है अलग अलग वजह से। बाबा बागेश्वर क्यों सुर्खियों में है और अनिरुद्धाचार्य क्यों सुर्खियों में। लेकिन पहले बात बाबा छांगुर की। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, आज रेड हुई छांगुर बाबा के ठिकानों पर, ईडी की रेड। 2 ठिकानों पर मुंबई में छापेमारी हुई है, तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई में भी छांगुर बाबा के करीबी सहयोगी समर्थक मौजूद थे, उनकी सोसाइटी में ये रेड हुई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, बलरामपुर में भी, जहां खुद छांगुर बाबा का ताल्लुक उनका घर है, बलरामपुर के 12 ठिकानों पर सुबह सुबह ईडी ने रेड किए, एक साथ 12 जगहों पर रेड। और आपको याद होगा कल हमने बताया था बाबा को एटीएस उठा चुकी है, अब ईडी उठाने वाली है और आज सुबह ईडी ने रेड कर दी है। छांगुर के गुनाहों का कड़ा हिसाब हो रहा है। एटीएस के बाद अब ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर मुंबई तक छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। एजेंसी काली कमाई और विदेशी फंडिंग के छांगुर के हर जाल को तोड़ने में लगी हुई है। ईडी की टीम रवाना होते हुए आप समझ सकते हैं कि 14 घंटे से ज्यादा की पूछताछ रही है ईडी की। देखिए ये पहली गाड़ी निकलती है व्हाइट कलर इनोवा, ये देखिए दूसरी गाड़ी ये निकल रही है, और आगे देखिए वो तीसरी गाड़ी जो सुरक्षा में लगी हुई है, ये सुरक्षा में तीसरी गाड़ी जिसमें सीआरपीएफ बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। छांगुर ने कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, उसे पैसे कहां और कैसे मिले, फिर इन पैसों को छांगुर ने कैसे काले खेल में लगाया, ईडी इसकी तह तक जाएगी और पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेगी। इसके लिए वो छांगुर और नसरीन को रिमांड पर भी ले सकती है। अब देखिए जरा, छांगुर के लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब जो अपराध वाला काम था उस पर एटीएस ने सवाल जवाब किए हैं और एटीएस ने पूछताछ की। अब बारी है ईडी की कि जो पैसों का साम्राज्य था, जो मिडिल ईस्ट से पैसा बनाया, उस पर ईडी शिकंजा कर रही है। एटीएस के बाद अब ईडी छांगुर पर शिकंजा कस रही है। ईडी ने छांगुर के 14 ठिकानों पर रेड की है। बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर यह रेड हुई। एक तरफ लखनऊ से ईडी की टीम 5 कारों से बलरामपुर पहुंची, फिर छांगुर की कोठी समेत कई ठिकानों पर कार्रवाई करने लगी। 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। एटीएस को हवाला नेटवर्क और अवैध लेन देन के सुराग मिले थे। विदेशी फंडिंग से बंगला, शोरूम और आलीशान गाड़ियां खरीदी गई। एटीएस ने ईडी को इसके दस्तावेज सौंपे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख पर भी एक्शन हुआ। ईडी ने पैसों के लेन देन और विदेशी फंडिंग पर पूछताछ की। शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के सबूत मिले थे। ईडी ने शहजाद के बैंड्रा और माहिम वाले ठिकानों पर छापा मारा है। सुबह 5 बजे से शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई रात तक चलती रही। अब ईडी छांगुर और नीतू को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। विदेशी फंडिंग और काली कमाई को लेकर दोनों से पूछताछ होगी और उसके करोड़ों के साम्राज्य का पूरा सच सामने आ सकता है और इस काम में उसके साथ कौन कौन लोग लगे हुए हैं यह भी खुलासा होगा। सुनिए जरा, पीड़िता रोज सामने आ रही हैं जिन्होंने छांगुर और उसके गुर्गों का वो क्रूर चेहरा और खतरनाक रूप भी देखा है। सुनिए क्या कह रही पीड़िता। मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। लखनऊ के अंदर
वहीं थी गोमती नगर के अंदर। जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। मतलब बहुत प्रताड़ना करने की कोशिश करी कि ताकि मैं कहीं कोई कंप्लेन ना करूं, और कहा जो तुम्हारी शादी हम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करा देंगे, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। फिर वर्ष 2019 में मेरी छांगुर पीर बाबा से चांद औलिया दरगाह उतरौला में मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। वहाँ मुलाकात मेरी जो अबू आमिर की बहन है उम्मे रकीबा, जो नीतू नसरीन जो भी गिरफ्तार हो चुकी है, ये उसकी दोस्त है। उम्मे रकीबा के द्वारा मेरी मुलाकात, और अबू आमिर का जो भाई है डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये लोग मुझे वहाँ लेकर गए थे, तीनों लोग। वहाँ मेरी मुलाकात नीतू से कराई। जब मैंने नीतू को देखा तो नीतू का पूरा नाम तो मैं नीतू थी और उसका पूरा हिजाबी लुक था, मुस्लिम लुक था, तो मैं शॉक्ड थी उस चीज़ को लेके। तो मैंने पूछा भी, मैंने कहा ये कैसे? तो कहा कि नहीं, पहले मैं नीतू थी, अब नसरीन बन गई हूँ, अब मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ, और तुम भी धर्म परिवर्तन कर लो तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी। तो मैंने इस पर थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, तो मैंने इस पर कहा कि नहीं, ऐसा कैसे, और अपने धर्म को छोड़ के कैसे इस तरह से कोई आ सकता है। और आइए अब बात एक दूसरे बाबा की, बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर ब्रिटेन गए हैं और ब्रिटेन की संसद में उन्हें आमंत्रित किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये बाबा बागेश्वर की तस्वीर है। ब्रिटेन की संसद में जब पहुंचे बाबा, उन्हें सम्मानित किया गया। जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। इतनी अंग्रेजी नहीं आती है, but I cannot speak in English, but I understand your feelings. आप सबकी भावनाओं को देख करके ये लगा कि हम उस सनातन धर्म से हैं जहां पर क्रांति के साथ साथ शांति की बात होती है। ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा भी बाबा ने सुनाया और पढ़ा। शायद पहली बार होगा कि ब्रिटेन की संसद में हनुमान चालीसा पाठ। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूठ जनेऊ साजे शंकर सुमनेश्वरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन। ब्रिटेन की संसद में उस वक्त तस्वीर बिल्कुल जुदा थी जब एक पाकिस्तानी ने कहा बाबा बागेश्वर से कि वो सनातनी बनना चाहते हैं। सुनिए। कि आप सब तो खुश नसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ, सनातन। सवाल मेरा ये है कि मुझे सब लोग सवाल करते हैं कि तुम मोहम्मद आरिफ आजा क्या हिंदू कैसे हो सकते हो, नाम चेंज करो।
क्या नाम चेंज करना जरूरी है? क्योंकि कितनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं बच्चों की, बर्थ सर्टिफिकेट में इधर उधर हर जगह होता है नाम। क्या नाम चेंज करना जरूरी है? और जैसे आपने फरमाया कि भारतीय बन के रहो, तो क्या एक पाकिस्तानी बॉम्ब भारतीय नहीं बन सकता अगर वो दिल से हिंदुस्तानी हो? थैंक यू सर। पहली बात तो हिंदुत्व कोई एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक मानवता की विचारधारा है। और मानवता की विचारधारा के लिए हमें ना आपके रंग से मतलब है, ना रूप से मतलब है, ना आपके देश से मतलब है। यदि आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, यदि आप भगवत गीता का अनुसरण कर रहे हैं, तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी पहचान कुछ भी हो, हम रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, रहीम रस खान के भी गीत गाते हैं, और जब देश की बात आती है तो अब्दुल कलाम को भी सैल्यूट करते हैं। तो हिंदुत्व, आप हिंदू हैं, आपने ये मान लिया, हमारे लिए यही काफी है, हमारे लिए यही बहुत है। आप नाम बदलो या ना बदलो, दिल में विचार यदि आपके बदल गए तो आप हमारे हो गए। दूसरा आपने क्वेश्चन कहा कि हमारा जन्म भारत में नहीं हुआ तो क्या पाकिस्तानी भारतीय नहीं हो सकता? सच ये है कि पाकिस्तान भी हमारा ही है। सच ये है आरिफ साहब कि पाकिस्तान भी हमारा है। 1947 के पहले आप हमारे थे, एक दीवार लग गई है 47 के बाद की बंटवारे की, पर बंटवारे में देश दो हो गए हैं, दिल तो अभी भी काटेंगे पाकिस्तानियों का, भारतीय निकलेगा। तो आइए आपको बताऊं बाबा बागेश्वर आखिर ब्रिटेन क्यों गए हैं, और उनकी मुलाकात जिन आरिफ जकिया से हुई, जिन्हें आप सुन रहे थे जाकिया से, आखिर वो है कौन? तो बाबा बागेश्वर ब्रिटेन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया और समाज और मानव सेवा के काम को लेकर यह सम्मान दिया गया। संसद में उनके कैंसर अस्पताल और अन्नपूर्णा योजना का जिक्र हुआ है। विश्व कल्याण, शांति और सद्भाव फैलाने के उनके प्रयास की तारीफ हुई। संसद परिसर के विशेष कक्ष में बाबा बागेश्वर को यह सम्मान हुआ। इसके बाद पहली बार ब्रिटिश संसद में हनुमान चालीसा की गूंज हुई, वो मैंने आपको सुनाया। दरअसल बाबा बागेश्वर 7 दिन की खास यात्रा पर ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में 20 जुलाई तक दरबार लगाएंगे और कथा भी करेंगे। ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने उन्हें संसद में आने का न्योता दिया था और इसी कार्यक्रम में पाकिस्तान के एक मुस्लिम ने हिंदू धर्म अपनाया। कराची में जन्मे हैं आरिफ अजाकिया, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। उनके माता पिता पहले गुजरात के जूनागढ़ में एक गांव में रहते थे। 1947 के बंटवारे के वक्त उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा। आरिफ और उनके माता पिता को इस बात का हमेशा पछतावा रहा, वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन पाकिस्तान उन्हें मुहाजिर मानता है और अपने मुल्क में कोई अच्छी नौकरी या बड़ा मौका नहीं दिया। तो आरिफ ने जापान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में नौकरी की। वो पाक के अल्पसंख्यकों, मानवाधिकार पर अत्याचार का मुद्दा उठाते हैं। पिछले 13 साल से आरिफ अजाकिया लंदन में रह रहे हैं। उनका झुकाव भारत से रहा है और वो हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक भी रहे हैं। सुनिए जरा दोनों को क्या कह रहे हैं। कि जब से मैंने घर वापसी की है, किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया। जैसे मुसलमानों में तबलीग होती है कि आओ मुसलमान हो जाओ, मुझे किसी ने कहा नहीं था। ये मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, 31 साल से मैं इस प्रोफेशन में एक्टिवली काम करता हूँ। तो हमेशा से लाइफ फिलोसॉफी का एक मेरे जहन में आइडिया था और जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो मुझे महसूस हुआ कि ये है रियल लाइफ थ्योरी जो कि होनी चाहिए और यही ब्रॉडर वे में ह्यूमन राइट्स चार्टर बना है यूनाइटेड नेशंस का। जितना ज्यादा स्टडी किया, जो आपका सवाल था कि कैसा लगा गुरुजी से, तो सनातन में आने के बाद हमेशा ही एक आनंद, एक पीस, एक वो रहा। कभी किसी इतनी महान हस्ती से कभी मुलाकात हुई नहीं। कल पहली बार मेरे लिए ये गर्व की बात है कि सौभाग्य था कि मैं मिल भी सका और उनके सामने अपना सवाल भी रख सका। तो इट वॉज ए वंडरफुल फीलिंग और जाहिर है आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। हम अगर पूरी दुनिया को खींचना चाहते हैं अपनी तरफ तो सर्वोत्तम उपाय है सेवा। क्या उपाय है? सेवा। सेवा का मतलब है हम अपने मंदिरों को तो बड़ा करें पर मानव सेवा को और बड़ा करें। मंदिरों को तो बड़ा किया जा रहा, पर यदि मानव सेवा को बड़ा नहीं किया जाएगा तो लोग हमारा स्वागत नहीं कर पाएंगे। मंदिरों से ज्यादा मानव मंदिर की बात यदि की जाए, मंदिरों में आने वाले बच्चों को, आने वाले लोगों को सैटरडे और संडे फ्री ऑफ कॉस्ट 2 दिन हमारे वहां के प्रबंधक लोग
यदि सनातन परंपरा, भारतीय परंपरा का 1-1 घंटे का सेशन रखें तो भारतीय परंपरा का भी प्रचार होगा, सनातन का भी प्रचार होगा, और वहां से फ्री फूड, इन पुअर गर्ल्स मैरिज, गरीब बेटियों का विवाह, निःशुल्क अन्नपूर्णा भंडारा, आपातकालीन परिस्थिति में मंदिरों को खोलकर किसी भी मजहब, जाति, भेदभाव से ऊपर उठ करके सबका स्वागत यदि मंदिरों में किया जाएगा तो निश्चित रूप से सनातन परंपरा आदिकाल से महान रही। और आइए अब बात एक और आचार्य की। एक और बवाल चला अखिलेश यादव बनाम अनिरुद्धाचार्य के बीच। अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो वायरल, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं अखिलेश यादव अनिरुद्धाचार्य से कह रहे हैं आपके और हमारे रास्ते अलग अलग हैं। सुनिए जरा। क्या माने बोले आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम है। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला, प्रचार। आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोले? भाई भगवान के तो बहुत सारे नाम है। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला, प्रचार। आप बताइए। आप बधाई और शुभकामनाएं आपको। एक बस यही हमारी आपका रास्ता अलग अलग हो गया। और आइए आपको बताऊं कि दोनों के बीच दरअसल क्या बातचीत हुई। यह वीडियो बहुत वायरल है और क्यों वायरल। अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य की मुलाकात का वीडियो चारों तरफ सोशल मीडिया पर है। इस मुलाकात में अखिलेश कथावाचक से कृष्ण जी का पहला नाम पूछते हैं। अनिरुद्धाचार्य कृष्ण जी का पहला नाम वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र बताते हैं। जब पिता ने गोकुल पहुंचाया तब मां ने पहला नाम क्या बोला? अखिलेश का सवाल यह था। भगवान के कई सारे नाम हैं, कन्हैया कह के बोला, अनिरुद्धाचार्य ने जवाब दिया। यह जवाब सुनते ही अखिलेश यादव हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं बस यहीं से हमारा और आपका रास्ता अलग अलग हो गया है। मान्यता है कि कृष्ण जी को मां यशोदा ने सबसे पहले नंद लाला कहा था। यशोदा के पति का नाम नंद था। कृष्ण को उनकी गोद में नंद जी ने रखा। पौराणिक मान्यता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के 108 नाम हैं। कहते हैं कृष्ण जी को देवकी और यशोदा प्रेम से कन्हैया कहती थी, इसलिए कृष्ण भगवान का सबसे ज्यादा प्रचलित नाम कन्हैया है। और इसी का जिक्र अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश से किया था। अब कथा कहते हुए अनिरुद्धाचार्य ने अखिलेश पर निशाना साधा है। कहा कई बार सवाल करने वाला जवाब पहले से याद कर लेता है, वो अपने जवाब के अलावा किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं होता है। जो उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं वो कहते हैं कि आपका और मेरा रास्ता अलग है। अखिलेश मुसलमानों से ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारा रास्ता अलग है। इनमें प्रजा के प्रति इतनी नफरत है तो समाज में एकता कैसे करेंगे? सुनिए अब अनिरुद्धाचार्य ने अपनी कथा के दौरान अखिलेश यादव को जवाब दिया है। क्या कह रहे हैं? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? सोचिए वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता। ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। तो अनिरुद्धाचार्य ने अपने तरीके से अखिलेश यादव को जवाब दिया है। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां हर रोज एक नए बवाल की तस्वीर आ रही है और नई सियासी खिचड़ी भी पक रही है। मुलाकात पर सियासत हाई है इस वक्त, लेकिन पहली तस्वीर देखिए जरा। एक और तस्वीर आई है, राज ठाकरे के गुंडों ने देखिए एक मारवाड़ी दुकानदार को पीटा है हिंदी मराठी पर। दुकान आहे लक्ष आलं काय? त्यांनी स्टेटस टाकला होता
की मराठी माणसाला आम्ही पेलतो, मारवाडी लोक पेलतो म्हणून महाराष्ट्रामध्ये राहून याचं काय करायचं आम्ही केलंय. पण इथे सांग, इथे बोल भान पकडायचं, सांगायचं आणि तुम्हाला सगळ्यांना जाहीर सांगतो इकडे सगळ्या लोकांना की अशी जी लोक आहेत ना ह्यांच्या दुकानातून घ्यायचं बंद करा. सर्वांना जय महाराष्ट्र. हा एक मारवाडी आहे इकडे, हे दुकान आहे याचं, लक्षात आलं काय. त्यांनी स्टेटस टाकला होता की मराठी माणसाला आम्ही पेलतो, मारवाडी लोक पेलतो. मारपीट की गई है. देखिए, मारपीट करने के बाद उसे रोड पर घुमाया गया है. ये हो रहा है महाराष्ट्र में, जो बहुत अफसोसनाक है. चल तुला पोलीस स्टेशनला जायचं आता, इथे मार खाशील कुत्र्यासारखा करायचं महाराष्ट्रामध्ये. उस शख्स को नंगे पांव घुमाया जा रहा है. ये पुलिस की जिम्मेदारी है एक शख्स सम्मान के साथ कहीं रह सके, या कुछ गुंडे आकर उसके साथ मारपीट करें और उसे नंगे पांव घुमा रहे हैं. करायचं महाराष्ट्रामध्ये इकडे महाराष्ट्राला पेलणार. चल तुला पोलीस स्टेशनला जायचं आता, इथे मार खाशील कुत्र्यासारखा करायचं महाराष्ट्रामध्ये इकडे. बीच एक और तस्वीर सामने आई कि ये देखिए जरा, महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों में घूसे चलने लगे, थप्पड़ चलने लगे. तो इस मारपीट, घमासान, मुक्केबाजी, थप्पड़बाजी के बीच एक मुलाकात हुई सियासत में. ये देख रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आपको नजर आ रहे हैं, उनके ठीक बगल में उद्धव ठाकरे खड़े हैं, आदित्य ठाकरे खड़े हैं. सियासत में हर मुलाकात के कुछ मायने, और इस मुलाकात के बाद ये विधानसभा में मुलाकात हुई, 20 मिनट मुलाकात हुई. इस मुलाकात के बाद बहुत से कयास और अटकलें लगाई जाने लगी. आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही. 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप विचार करता येईल. म्हणजे महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई है. कल फडणवीस ने विधानसभा में उद्धव ठाकरे को सरकार में आने का न्योता दिया. आज बंद कमरे में उद्धव से मुलाकात ने सियासत गरमा दी है. पळवापळवी करतात म्हणून उद्धवजी. देखिए उद्धव जी, 2029 तक तो हमारा यहाँ आने का स्कोप नहीं है, लेकिन आपको इधर आना हो तो विचार कीजिए, ये आप पर निर्भर है. पहले न्योता फिर मुलाकातों का सिलसिला. जाहिर है फडणवीस उद्धव की मीटिंग ने महाराष्ट्र में नई सियासी समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है. और ये आपको बताऊं कि इस मुलाकात को लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, ये मुलाकात आखिर हुई क्यों. महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, या किसी पर कोई दबाव बना रहा है. महाराष्ट्र में फडणवीस उद्धव ठाकरे की मुलाकात की चर्चा हो रही. दोनों ने बंद कमरे में 20 मिनट तक मुलाकात की. मीटिंग में उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य भी मौजूद थे. विधान परिषद के सभापति के कमरे में मुलाकात हुई और कल फडणवीस ने उद्धव को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया था. 24 घंटे के अंदर दोनों की मुलाकात को बहुत अहम माना जा रहा है. मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा की बात कही जा रही है. राज्य में 3 भाषा नीति को लेकर बात हुई, जिसमें हिंदी मराठी का विवाद भी शामिल है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी चर्चा हुई. उद्धव ठाकरे ने फडणवीस को एक किताब भेंट की है. हिंदी पावर की आवश्यकता क्यों है नाम की किताब दी है, और इस किताब में महाराष्ट्र के कई संपादकों ने लेख लिखे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में भाषा के महत्व को बताया गया है. मुलाकात को नए राजनीतिक समीकरण के नजरिए से भी देखा जा रहा है. फडणवीस ने उद्धव गुट को सरकार में आने का ऑफर दिया. इसको लेकर उद्धव की तरफ से कोई बयान नहीं आया. महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं. शिवसेना शिंदे गुट ज्यादा सीटों की डिमांड न करे, इसलिए हो सकता है कि फडणवीस ने यह सियासी दांव चला हो. सुनिए जरा, एक तरफ ये मुलाकात हुई, दूसरी तरफ घूसालात हुई. क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान. अगर मकोका के आरोपी आके अंदर बैठने वाले हैं और मुझे मारने की प्लानिंग फंस गने के बाद अगर मेरे कार्यकर्ताओं को मारने वाले हैं, तो इससे बड़ी गंदी हरकत क्या हो सकती है. मकोका के आरोपी अगर अंदर आ सकते हैं,
मारने की प्लानिंग कर सकते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा था कि यही लोग मुझे गुरु के देख रहे हैं, लेकिन ये तो सब सीमाएं पार करके ये सब हो रहा है। महाराष्ट्र की विशेषता है कि अनेकता में एकता, हमारी संस्कृति सभ्यता हमने हमेशा बरकरार रखा है। और आज जब आप हाथापाई देखते हैं सदन में, अफसोस होता है क्योंकि ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के। नेता और उनके कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि कैसे पेश आए सार्वजनिक जीवन में। मुझे एक बात बड़े गंभीरता से ध्यान में लाना है, विधान भवन ये कानून बनाने वाला ये परिसर है। यहाँ हम कानून सुव्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। यही ऐसी घटना होनी है, गंभीर बात है। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसको लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है कोई फ्यूल स्विच बटन ऑफ कर दिया गया था, कभी कोई नई बात सामने आ रही है। लेकिन क्या पायलट्स पर आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही है? क्या भारत के खिलाफ साजिश हो रही है? यह इसलिए कहा जा रहा है इस विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बोइंग, इस एयरलाइंस पर सवाल उठे बोइंग पर कि आखिर क्या इस जहाज में गड़बड़ी है। यह जहाज अमेरिका में बनता है, इसलिए अमेरिका बचाव में है क्योंकि उनका बहुत सा पैसा इससे जुड़ा हुआ है। दुनिया के देश ये जहाज खरीदते हैं, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस जहाज पर कोई सवाल उठे, इसकी तकनीक पर सवाल उठे। अगली तस्वीर में दिखाऊं, कहा जा रहा है कि ये जो बटन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी बटन को कहते हैं फ्यूल बटन। लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़िए, फ्यूल कंट्रोल स्विच लिखा हुआ है। ये दूसरी तरफ वो जो कंट्रोल स्विच मिला है वो है, और ये जो आप देख रहे हैं काले रंग के 2 बटन, यही फ्यूल कंट्रोल स्विच है। कहा जा रहा है यही स्विच बंद थे, बंद कर दिए गए, ये दावा कर रहा है अमेरिका और वहां की एजेंसियां। दूसरी तरफ वो जो स्विच मिला है मलबे में, वो हिस्सा भी आप देख रहे हैं। कहा गया ये बंद कर दिया गया, फ्यूल कंट्रोल के जो लीवर है ये बंद थे। क्या इसके जरिए से आरोप पायलट्स पर मढ़ना है? 2 सीनियर पायलट्स, उन पर आरोप मढ़ने की कोशिश है, क्योंकि यही एक तरीका है अमेरिकी कंपनी के सामने कि पायलट्स पर आरोप मढ़ दो तो अपने दामन पर दाग नहीं आएंगे, बोइंग पर सवाल नहीं उठेंगे और एयरलाइंस पाक साफ हो जाएगी। अब देखिए नया खुलासा क्या हुआ। ये दोनों पायलट उस कॉकपिट में थे। ये तस्वीर समझिए कॉकपिट की है, सबरवाल साहब और दूसरे पायलट जो उनके को पायलट थे, और ये कॉकपिट का हिस्सा है। आगे जो आप लाल घेरा देख रहे हैं, 2 काले बटन आपको नजर आ रहे हैं, रेड बटन के बगल में, यही होते हैं फ्यूल स्विच। अहमदाबाद विमान हादसे में नया दावा सामने आया। एयर इंडिया हादसे में दावा विदेशी मीडिया ने किया है। दावे के लिए दोनों पायलट की बातचीत को आधार बनाया गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया है। WSJ जो अमेरिकी अखबार है उसका कहना है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोक दी थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक दोनों पायलटों की बातचीत की रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है जिसमें विमान उड़ा रहा है को पायलट, यह है को पायलट क्लाइव ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया है। अखबार के मुताबिक सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत थे। अमेरिकी अखबार ने यह बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से की। अमेरिकी अखबार के दावे पर भारतीय एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया। 5 दिन पहले भारतीय जांच एजेंसी ने पायलटों की बातचीत सार्वजनिक की थी, जिसमें जांच एजेंसी ने हादसे की वजह इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद होना बताया था कि जहाज के इंजन में ईंधन नहीं जा रहा था, ईंधन नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि इंजन के फ्यूल स्विच कैसे बंद हो गए थे। जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा था एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा फ्यूल क्यों बंद किए, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने फ्यूल बंद नहीं किया है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किसने पूछा और किसने जवाब दिया, लेकिन अमेरिकी अखबार का कहना है कि को पायलट ने पायलट से पूछा था। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। सुनिए जरा अब इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न है, दर्शाता है डेवलपिंग नेशंस के पायलट्स के लिए। जो भी कोई बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, अगर आपको याद हो तो 2019 में जब 737 मैक्स क्रैश हुआ तो उन्होंने बोला कि ये फिर
पायलट एरर है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जबकि बाद में पता चला कि ये एक MCS स्विच का माल फंक्शन है। ऐसे ही एयर इंडिया 171 की रिपोर्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और ये कहना कि पायलट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये नैरेटिव ऐसा बिल्डअप करना मेरी समझ से एक बड़ी नैरेटिव की तरफ इसको लेके जा रहा है। मेरा ये तजुर्बा है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हों और चाहे वो सिविल के पायलट हैं, एयरलाइंस के अंदर हमारी हिंदुस्तान में ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जानबूझकर ये उसमें से रिपोर्ट में से वो अपनी ही अपने विचार दे रहे हैं, जबकि रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट से। तो भारतीय एक्सपर्ट्स को आपने सुना। अब आपको बताते हैं जो पायलट्स ये विमान चला रहे थे वो कितने तजुर्बेकार और ज़हीन थे। सबसे पहले पायलट सुमित सबरवाल 60 साल के थे। सबरवाल साहब कुछ महीने बाद रिटायर होने वाले थे। सबरवाल के पास 15,638 घंटे उड़ान का अनुभव था, जिनमें उन्होंने 8,596 घंटे केवल बोइंग 787 पर बिताए थे। सबरवाल साहब एयर इंडिया के सीनियर पायलटों में से एक थे जो बोइंग 787 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट उड़ाते थे। सबरवाल जी 11-12 साल से बोइंग विमान उड़ा रहे थे, जिसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ही ATC को मेडे का कॉल दिया था। दूसरे पायलट को पायलट क्लाइव कुंदर 32 साल के थे। कुंदर को 3,403 घंटे का उड़ान का अनुभव था, जिसमें 1100 घंटे का अनुभव बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ाने का ही था। सुनिए, इसके बाद देश में भी गुस्सा है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? एक प्लेन जो क्रैश हो गया जिसके अंदर 250 से ज्यादा लोग मर गए, उसकी रिपोर्ट आने में 1 महीने से ज्यादा लग गया। बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने की तकनीक भी हमारे देश में नहीं है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और जब हमारे देश से वो ब्लैक बॉक्स बाहर गया, तभी लोगों को मानना शुरू कर दिया था लोगों ने कि अब विदेशी ताकतों के हाथ में ये सारी की सारी जांच आ जाएगी। बोइंग कंपनी के ऊपर अगर सवाल उठ जाते तो बोइंग के जो शेयर हैं वो इस तरह से गिरते और बोइंग के साथ कई अमेरिका देश का भी नुकसान होता। और मुझे लगता है कि उसको छुपाने के लिए अभी सारी की सारी लीपापोती की जा रही है और ये बड़ी शर्मनाक। जांच पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना अनुचित है। 2 पायलटों की बातचीत हो रही है, ये जांच का एक हिस्सा हो सकता है। ब्लैक बॉक्स की पूरी जांच होनी चाहिए। सच बात यह है कि आज की डेट में प्रारंभिक जांच को लीक करके सिर्फ पायलटों के ऊपर दोष डाल करके कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बचाने की तो साजिश नहीं चल रही है, या उन कंपनियों को बचाने की साजिश तो नहीं चल रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों कोहराम मचा है। बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेश की तस्वीर है। गोपालगंज में पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है बांग्लादेश में। उसके बाद देखिए सेना उतारनी पड़ी। सेना ने गोलीबारी शुरू की प्रदर्शनकारियों के ऊपर। খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি। সেনাবাহিনী ফায়ার করছে, একজন গুলিবিদ্ধ, ইতিমধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ। সেনাবাহিনী একজনকে প্রচুর মারছে, ইতিমধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ, তার উপরে সেনাবাহিনী তাকে পিটাচ্ছে। একজন গুলিবিদ্ধ, সেনাবাহিনী তাকে পিটাচ্ছে। अगली तस्वीर देखिए, फायरिंग में जो लोग घायल हुए, दर्जनों लोग घायल हो गए इस फायरिंग में। ये फायरिंग 2 पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे उनके बीच हुई। पुलिस सेना को बीच में आना पड़ा। और आइए आपको बताऊं कि आखिर बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात क्यों बन रहे हैं। यूनुस को आखिर क्यों नहीं देश संभल रहा है। बांग्लादेश के गोपालगंज में जबरदस्त हिंसा भड़क गई। शेख हसीना की आवामी लीग के 7 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। खबर है कि शेख हसीना के दर्जन भर से ज्यादा समर्थक घायल हुए।
पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना की गोली से लोगों की मौत हुई है। सुरक्षा बलों पर आवामी लीग के कार्यकर्ताओं पर एक तरफा फायरिंग के आरोप है। मोहम्मद यूनुस सरकार ने गोपालगंज में एक दिन का कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल यहां एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ने एक रैली निकाली थी। एनसीपी वही पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट किया था। एनसीपी की रैली में शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी। राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान की विरासत मिटाने का आह्वान हो रहा था और इसी दौरान शेख हसीना के समर्थकों से आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से जमकर ईंट, पत्थर और लाठी डंडे चले, क्योंकि गोपालगंज पूर्व पीएम शेख हसीना का गृह जिला है। गोपालगंज में उनके पिता मुजीबुर रहमान की विरासत संजोई है और इसलिए यहां आवामी लीग के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है, जिसके बाद वहां सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस ने मोर्चा संभाला। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, आवामी लीग समर्थकों पर फायरिंग की और इस फायरिंग में शेख हसीना की पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूनुस ने आवामी लीग कार्यकर्ताओं पर सख्त एक्शन की चेतावनी दी है। गोपालगंज में बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड की अतिरिक्त 4 टुकड़ियां तैनात की गई हैं और सेना की बख्तरबंद गाड़ियां सड़कों पर हैं, जिसमें एनसीपी नेता घूमते दिख रहे हैं और यही वजह है कि आवामी लीग ने सुरक्षा बलों पर पक्षपात का आरोप लगाया। आवामी लीग ने आरोप लगाया कि यूनुस के दंगाइयों के साथ खड़े हैं यूनुस। वो चाहते हैं कि देश में गृहयुद्ध भड़क जाए और वो सत्ता में बने रहें, क्योंकि सेना ने दो टूक कहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में दरअसल अटैक हुआ बलूचिस्तान पर। उससे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, जरा तस्वीरें दिखाइए। जो अटैक हुआ है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बलूच लिबरेशन आर्मी ने अटैक किया है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बस पर अटैक हुआ है, 3 की मौत हुई है और बताया जा रहा है 20 पाकिस्तानी सैनिक, 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। आइए अब आपको लिए चलता हूं खबरों में आगे। और अमरनाथ की यात्रा फिलहाल स्थगित हो गई है। क्यों रोकी गई अमरनाथ यात्रा? तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर बालटाल की। बालटाल में देखिए जरा, लगातार बाढ़ बारिश के बाद हालात क्या है। ये दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बालटाल में बताया जा रहा है एक महिला की मौत भी हो गई है। रास्ता बंद हो चुका है। तो आइए, अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है इस हादसे के बाद। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश की वजह से अमरनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड और बारिश के चलते सैलाब में कुछ तीर्थयात्री बहने लगे। भूस्खलन की चपेट में आने से महिला तीर्थयात्री की मौत हो गई, 3 यात्री घायल हुए हैं। लैंडस्लाइड के बाद यात्रा को रोक दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की टीम एक्टिव हो गई। बुलडोजर की मदद से रास्ते से बड़े बड़े पत्थरों और मलबे को हटाया गया। बीआरओ की टीम रात भर मलबे को हटाने में जुटी रही। लैंडस्लाइड के बाद बीच रास्ते में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए सेना आगे आई। सेना के जवानों ने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सबको सकुशल निकाला। सेना ने 3500 से ज्यादा श्रद्धालुओं को रास्ते से निकाला है। सेना के जवानों ने ही उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था की है। तीर्थयात्रियों ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ भी की है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तीर्थयात्री। अमरनाथ यात्रा करने आया था, गुफा में गए थे, हमने दर्शन किए और नीचे आ रहे थे। रास्ते में कुछ स्लाइडिंग हो गई है, उसकी वजह से आर्मी ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। 500 लोगों की कैपेसिटी थी, उनके सिर्फ 500 लोगों की यानी ये कर सकते थे, वो मैनेज कर सकते थे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।